जय हिंद साथियों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं आर्मी भर्ती 2026 के लिए क्लासेस आपके अपने चैनल वन प्लस डिफेंस एकेडमी पर और साथ साथ में वीर पथ के एप्लीकेशन पर। तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए आर्मी भर्ती 2026 का तैयारी। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी का वर्दी आपके वतन पर 2026 में है तो आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा और वो भी सटीक तैयारी करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि वन प्लस डिफेंस एकेडमी पर बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी कराया जाता है। तो एक भी क्लास मिस मत करिएगा और आप वीर पथ के एप्लीकेशन पर जाइए और अभी से टेस्ट वहाँ से लेकर ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और भी जो कुछ क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका इस बार मैं पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अपना आंसर देखिएगा और उसके बाद जो मैं आपके आंसर को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आप लोग नोट ज़रूर करिएगा और क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1975 में। और ये उपग्रह जो है इसरो के द्वारा बनाया गया था। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसरो क्या है जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है तो कर्नाटक में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर जिसे हम लोग आप लोग कहते हैं, ठीक है। और ये इसरो का स्थापना जो हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हुआ था 1969 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो है ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन जो है ना कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आंसर तो कीजिए, साथ साथ में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये आपका दूध उत्पादन से है, ठीक है। और ये किसका, जो श्वेत क्रांति का जनक है वो कौन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं वो भी यहाँ लिखवा देता हूँ, इनके जो जनक हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आगे है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है ये है डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है तो ये असम में है। और ये कब से यहाँ पर तेल जो है क्षेत्र जो है अभी तक है, ये है 1901 से अभी तक है, सबसे पुराना है भारत का तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था वन संरक्षण के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वन संरक्षण हुआ था, ये कब हुआ था तो 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना
एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है, उनका आवास है, वहाँ उसका रहना होता है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, गुजरात में है। जिसका भी आंसर पता नहीं हो आप लोगों को, आप लोग नोट बनाकर ज़रूर रखिएगा रिवीजन करने के लिए, और जहाँ लगे आपको टाइम लेना है तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका पेरिस में हुआ था। तो पेरिस कहाँ पर है, ये आपका फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस का राजधानी पेरिस है, ठीक है। तो ये वहाँ हुआ था, और ये पेरिस में अब तक 3 बार हो चुका है। ये 2024 को मिलाकर 3 बार हो चुका है। इससे पहले सिर्फ लंदन में 3 बार हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले 3 बार केवल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन में हुआ था, लेकिन अब ये पेरिस में भी 3 बार हो चुका है। इसके बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए, ये जो ओलंपिक खेल होता है ना, ये प्रत्येक 4 साल में होता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट इसमें और आपके लिए है कि 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसका बता देता हूँ, इसका हो जाएगा लॉस एंजल्स हो जाएगा, लॉस एंजल्स हो जाएगा। ये वहाँ पर आपका होगा 2028 में, तो आप एग्ज़ाम में ये भी आ जाएगा। आगे है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी। तो पंचायती राज प्रणाली जो है भारत में सबसे पहली बार जो लागू हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कौन से ज़िले से हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान के जो एक ज़िला है नागौर, ये वहाँ से हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, कब से हुआ था, ये आपका 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के नागौर ज़िले में, और ये 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। आगे है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ मतलब जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जाता है यूएनओ। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी दीवार जो है ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए आया है चीन की दीवार, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है ऐसा जो 21,196 किलोमीटर लंबा ये दीवार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं, और इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है। तो ये किसने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये कहा था वीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। उनका एक पुस्तक है, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये भी आप लोगों को लिख लीजिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है ना, ये उनका पुस्तक का नाम है। आगे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वही क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपका बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। और ये हरित क्रांति जो है ना, MS स्वामीनाथन, जो देश में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के से संबंधित आपका
ये है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है, हॉकी खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आपके स्टैटिक जीके के अंदर में क्वेश्चन आते हैं। इंडियन आर्मी में आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आते हैं कि आपका स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और भी जो कल्चर है और भी सारा चीज़ मैं करवाऊँगा, बस आपको सिलेक्शन जो लेना है ना, आप 1+ डिफेंस एकेडमी के सारे क्लास को देखिएगा और वीर पथ का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर अभी से आप लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और भी जो कुछ क्वेरी है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि हॉकी के एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। आगे है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि की चाल जो होता है ना, ये ठोस में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये लोहे में सबसे ज़्यादा होता है। आगे है कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? देखिए, दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है ये आपका लैक्टोबेलियस है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन नंबर आपने ए दिया है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है? H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है और ये जो है द्विआधारित है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। आगे है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये बेरी रोग होता है। आगे है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा का जो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये इसका यूनिट है, इकाई है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि, ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं अब उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट ही किया हूँ, आपको हर चीज़ बताऊँगा, बस आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और सभी क्लास को देखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाता है यहाँ पर, जिसे कि लीवर कहा जाता है, ठीक है, जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर बोले या यकृत बोले। आगे है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होती है? देखिए, मतलब कि पाद को मतलब क्या कह सकते हैं कि पौधों में, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये होता है पत्तियों में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये आपका टंगस्टन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सर्वाधिक बना है? कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में? तो यहाँ पर जानते हैं नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है, ठीक है। आगे है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र जो है ये आपका H2O है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि DNA की संरचना की खोज किसने किया? तो DNA की संरचना का खोज जो किया था ये वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक एक साथ मिलेंगे आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ज़रूर लगाइएगा, और आपने चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। आगे है कि हमारे दांत मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो हमारे दांत जो बना होता है ना ये इनामिल से बना होता है, ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे दांतों में, ठीक है, ये इससे बना है, मेनली और भी होते हैं लेकिन ये मुख्यतः यही पाया जाता है। आगे है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं कण
वो पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है आंसर। आगे है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु इस ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे ये आपका हल्की धातु है। ठीक है, आगे है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया। तो ऑक्सीजन गैस का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मिल जाएगा, तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। आगे है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, कौन से गैस को अंदर लेते हैं, ये हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपका आंसर ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और छोड़ते कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आगे है परमाणु क्रमांक 1 किसका है। परमाणु क्रमांक 1 जो है ये आपका हाइड्रोजन का है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 25% बराबर में 75 है तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या होता है, 100% होता है। तो कह सकते हैं कि 25% बराबर में 75, में इसको ऐसा मान लेता हूँ, तो 100 क्या रहेगा, मेरा संख्या रहेगा ना, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा यहाँ पर। अब जहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा ना, उसका आंसर में क्या करेंगे, यहाँ पर आप दोनों को क्रॉस में गुना कर दीजिएगा, यानी कि 100 गुना में 75 कर दीजिएगा, और यहाँ 25 बच जाएगा ना, इसको नीचे में रख दीजिएगा। आपको ऐसे ही बनाना है। अब काट लीजिए, जो काट के आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 25 से काटूंगा तो 25 तिया 75 और 100 तिया में 300 हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। आगे है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको टाइम दिया गया है सेकंड में, तो आपको स्पीड जो दिया गया है ना किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 5/18 से गुना करेंगे ना, तो आपका किलोमीटर पर आवर किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। यानी काटूंगा 18 जो काम 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड हो गया आपका स्पीड। अब यानी कि आपका स्पीड कितना बन गया, यानी कि गति कितना बन गया, चाल कितना बन गया, तो 20 मीटर पर सेकंड। और आपका यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेकंड दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई कितना है, तो डिस्टेंस इसका निकाल दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है, यानी कि चाल गुना में समय होता है। तो 20 गुना में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि आपका 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। आगे है कि 12, 18, 30 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब निकाल लीजिए यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे ना तो 6 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। 3 दूना में 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 5। अब तो लगेगा नहीं ना, तो अब क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 2, 3, 2, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 पंचे 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर है एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य 720 दिया गया है और लाभ दिया गया है 20%। तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तब। इसके लिए फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर हिंदी में अभी नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, अगर आप बोलिएगा तो मैं हिंदी में सारा चीज़ लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू में 100 होता है, बटा में कितना होता है 100 प्लस में
प्रॉफिट परसेंट होता है, समझ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो 720 दिया गया है। कितना दिया गया है, 720 दिया गया है, गुना में 100 हो जाएगा, बटा में 100 प्लस में कितना हो जाएगा 20, जो लाभ प्रतिशत है, यानी कि कह सकते हैं कि 720 गुना में 100 बटा में 120 हो जाएगा। देखिए 12 छक्का 72, यानी काटूंगा तो काट के आपका 600 आ जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, इसका क्रय मूल्य बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, यानी कि महत्तम समावर्तक दिया गया है, और एलसीएम दिया गया है, और एक संख्या दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एचसीएफ इंटू में एलसीएम बटा में पहली संख्या फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो दिया गया है, मैं लिखता हूँ 12 गुना में एलसीएम दिया गया है 180, और पहली संख्या कितना दिया गया है 36। अब यहाँ पर इसको काट के आंसर निकाल लीजिए। काटेंगे ना तो 12 तिया 36 और 3 से काटूंगा, यानी कि 60 काट के आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज पर 5000 रुपया 3 वर्ष में 600 रुपया ब्याज देता है, तो उसका ब्याज की दर कितना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिया गया है मूलधन दिया गया है। मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। मूलधन इसको मैं पी से मैं इंडिकेट करता हूँ, ठीक है ना। पी से कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, और इसका समय कितना दिया गया है, समय यानी कि टाइम कितना दिया गया है, तो आपको 3 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और आपका ब्याज कितना दिया गया है, ऐसा यानी कि मैं यह लिखता हूँ ब्याज यानी कि ऐसा कितना दिया गया आपको, तो 600 रुपया दिया गया है। तो इसका दर का फार्मूला क्या होता है, दर यानी कि रेट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मूलधन नहीं, यहाँ पर है ये फार्मूला, मैं यहाँ काट के यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन गुना में समय। इस फार्मूले पर बिठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 600 गुना में 100 बटा में मूलधन है 5000 गुना में आपका टाइम दिया गया है 3। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 जो है ना, 3 जीरो आपका 3 जीरो, 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, और 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 3 से काटूंगा ये कितना बन जाएगा 3 4, यानी कि 4 कट के आ रहा है। तो 4% क्या हो जाएगा आपका ब्याज निकल जाएगा। तो इसमें मेन क्या था, आपका फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये फार्मूला किससे लिया गया है, तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है। इसी पर आप मूलधन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, समय का भी निकाल सकते हैं, और दर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। आगे है कि किसी कार्य को 20 व्यक्ति 12 दिन में पूरा करता है, वही कार्य 15 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको, M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2, ठीक है। तो अब देखते हैं कि M1 कितना है। M1 के पहले कितने लोग लगते थे, तो 20 लोग, तो 20 मैं रखूँगा यहाँ पर। पहले कितने दिन लगते थे, तो D1 आपका हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। और यहाँ पर अब कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, और ये कितने दिन लगेंगे पता नहीं है, तो इसको मैं D का D छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब D बराबर में निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा 15 आपको इस तरफ आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 20 गुना में आपका ये माफ़ कीजिएगा यहाँ 12 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना 12, 20 गुना में 12 बटा में कितना हो जाएगा 15। अब काटेंगे कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 चौका 20, 3 से काटूंगा 3 चौका 12, यानी कि 4 चौका में 16। कितना हो जाएगा आपका आंसर 16 हो जाएगा। इसमें मेन क्या था आपका, ये फार्मूला था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा, नहीं तो इसको आप समझे होंगे। आगे है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, तो उसका भुजा कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 484 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर में 484 दिया गया है आपको। तो कह सकते हैं कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे ना तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा, ये 484 हो जाएगा।
जब रूट से बाहर निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 आपका आंसर में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो इसमें फार्मूला आपका मेन था, तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आगे है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्लास को अभी धीरे धीरे करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो पुत्र की आयु कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया ना तो क्वेश्चन को दोबारा तिबारा ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पहले लाइन में क्या दिया गया है कि पिता की आयु जो है ना, एक आदमी की आयु जो उसके पुत्र की आयु 3 गुना है, तो मैं मान लूँगा पुत्र की आयु कितना है, x है, तो पिता कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद कह रहा है ना, तो 10 साल बाद कह रहा है ना, तो पिता की आयु मैं मान लूँगा 3x है, अब पुत्र का आयु x है, मैं दोनों के बीच में करूँगा बराबर। आपको ऐसे ही बनाना है, 10 साल बाद कह रहा है ना, 10 साल बाद इसमें भी हो जाएगा और 10 साल बाद इसमें भी हो जाएगा। अगर एक का बढ़ेगा 10 साल तो दोनों का बढ़ जाएगा ना, दोनों को मैंने बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है, यानी कि पुत्र की आयु का दोगुना होगा। 10 साल के बाद क्या बन गया, ये 10 साल के बाद पिता का आयु क्या बन गया, इससे दोगुना बन गया ना, तो इसका दोगुना मुझे करना पड़ेगा, दोगुना, तभी तो ये दोगुना बन गया ना। अब देखिए इतना ही मेन है, यही बात को समझिएगा। ये पुत्र की आयु का दोगुना, मैंने पुत्र की आयु का दोगुना मैंने कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे, देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3x प्लस में 10 दिया ही गया है, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 20 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं अब x वाला को एक जगह लाइए, अब इसको इस तरफ लाएंगे ना तो 3x है और ये 2x है, तो ये घट जाएगा ना, यानी 3x माइनस में 2x बराबर में इधर 20 दिया गया है, इसको इस तरफ करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी इधर हो जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा, 10, यानी x का मान कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो आपको क्या पूछ रहा था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का आयु आपने क्या माना था, x माना था आपने, तो x का तो वैल्यू निकल गया आपका, 10 निकल गया, यही तो आपका आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ये आगे है कि इसका आपको पूछ रहा है कि वर्ग पूछ रहा है क्या होगा। इसको आप ऐसे बनाइए, पहले तो मैं कहूँगा कि 1 से लेकर 40 तक का जितने भी वर्ग है ना, सभी को आप लोग याद करके रख लीजिए, आपका टाइम बचेगा आपके एग्ज़ाम में। वैसे मैं इसको सॉल्व करना से बता देता हूँ आपको। देखिए ऐसे कर दीजिए यहाँ पर और दाएं तरफ से जोड़ा लगा लीजिए। सबसे पहले मैं 4 से लगाऊंगा ना, तो 4 चौका में 16 हो जाएगा, घटा के हो जाएगा 1, और मुझे 4 यहाँ लिखना पड़ता है, तो 4 4 8 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे ये वाला, तो भाग की तरह 6 नहीं लिखेंगे, ये जोड़ा जोड़ा लिखेंगे यहाँ पर, तो 6 4 यहाँ पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैं 2 से लगाऊंगा ना, तो यानी इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। 2 दुना में, देखिए 2 दुना में 4, 8 दुना में 16। अब पूरा पूरा कट गया ना, तो किससे कटा है जी, अब 42 से कटा है ना, तो 42 आपका हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि 40% ऑफ x बराबर में 200, तो x का मान कितना है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x का 40%, यानी कि 40 बटा में 100 करना पड़ेगा आपको, बराबर में 200 दिया गया है। तो आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर में 200 गुना में 100 बटा में 40। अगर आप इसको इस तरफ करते हैं तो आपको ऐसा उल्टा करना पड़ेगा, आपको काट लीजिए यहाँ पर, काट के कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200, 100 पंचे में 500। आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। ये आगे दिया गया है कि एक सिलेंडर का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखिए त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, उसका हाइट कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा सिलेंडर है ना, यानी कि बेलन है, सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है लेने के लिए, 22 बटा में 7 ना, तो 22 बटा में आप 7 ले लीजिए, गुना में आर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है ना, तो 7 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर दिया गया है और फिर गुना में एच करना पड़ेगा, तो 10 दिया गया आपको, ये दिया गया 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 7 से काटूंगा ना, 7 से कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका, 22 गुना में 7 गुना में 10, तो 22 सत्ते 154, यानी कि 10, यानी कि 1540 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा।
तो मैंने क्या बताया था आपको कि मेंसुरेशन में जितने ज़्यादा फार्मूले हैं ना, सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है कि 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ पे 1 से 50 लगातार संख्या है ना, तो प्रथम 50 का योग पूछ रहा है ना, इसके लिए फार्मूला आता है n इंटू मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर n इंटू n+1 इंटू में 2 होता है, बटा में 2 होता है। यह होता है प्रथम 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। तो n यहाँ पर क्या है, अंतिम नंबर कितना है, 50 ना। यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले पर पुट कर दीजिए, 50 इंटू में 50 प्लस में 1 बटा में हो जाएगा 2, यानी 50 गुना में कितना बन जाएगा, 51 बटा में 2। यानी कि आप काट के निकालेंगे ना तो 1275 काट को आपको आएगा। यहाँ पर नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है ना। अब काट भी लीजिए, 2 25 से कट जाएगा और यहाँ 25 गुना में 51 करेंगे ना तो आपका इतना आ जाएगा, 25 से 25 हाथ में हो जाएगा 2, 25 पंजे 125 और 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है ये। चलिए आगे है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उस पर 10% की छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए फार्मूले की तरह भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं फार्मूला यहाँ नहीं बनाऊँगा। देखिए 800 रुपये लिखा गया है ना, इसका 10% पहले निकाल लीजिए। 10% कितना होता है, 800 गुना में 10 बटा में 100, जीरो काट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। अब 800 में से क्या डिस्काउंट है उसका, है ना, छूट है ना, 80 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 720 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। आगे है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना है। मैं मान लूँगा कि मूल भिन्न कितना है, मैं ये मान लूँगा, ठीक है ना, भिन्न मान लूँगा कितना हो जाएगा, x बटा में y मान लूँगा मैं। देखिए ऊपर का क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे का क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो देखिए x बटा में y है। अब क्या कर रहा है कि अंश को 20% बढ़ाया गया है ना, तो इसको मैं मान लूँगा 120 मान लूँगा, ठीक है ना, और हर को 10% घटाया गया है, इसको मान लूँगा मैं 90। देखिए वैसे तो इसका प्रोसेस और भी इसका है, लेकिन डायरेक्टली आपको ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इतना बढ़ाने के बाद क्या बन जाता है भिन्न, 24 बटा में 5 हो जाता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x बटा में y कर लीजिए और 120 को 90 को बराबर के इस तरफ कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 24 बटा में 5 गुना में 90 बटा में 120, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपका इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। और आपको क्लास अच्छा लगा है ना आपको, तो मेरा क्लास को आप लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। और अभी जाइए वीरपथ का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी से वहाँ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।